एडिशनल क्वेश्चन 9 टोटल इनकम का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रही हूँ। पूर्वी एज्ड 55 years, चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस है। शी मेंटेन्स हर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। इसका मतलब अच्छे से समझो, फर्स्ट टाइम कैश बेसिस कर रहे हैं, मतलब अगर खर्चे का पेमेंट हुआ है तो ही डिडक्शन मिलेगा, तो वो जो बेसिस फॉलो कर रही है अपन वही करेंगे। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वगैरह का किसी का डिडक्शन अपने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। वो कैश बेसिस इंपॉर्टेंट है, तो पेपर के लिए एनडीआर मार्क कर सकते हो, एक कैश बेसिस का क्वेश्चन भी देख के जाना, ठीक है। हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देख के रखे हुए हैं। इनकम साइड पे ऑडिट फीस मिले हुए, टैक्सेशन सर्विसेज के फीस मिले हुए, कंसल्टेंसी के फीस मिले हुए, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड है, देख लेना तुम इसका क्या करोगे। इनकम फ्रॉम यूटीआई देख के रखा हुआ है। ऑनरेरियम रिसिप्ट फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर्स, कुछ चेकिंग किया होगा ICI वगैरह की पेपर्स का, तो उसका कुछ पैसा मिला हुआ है। रेंट रिसिप्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट्स फ्रॉम रेंट, इतना है। मेरे को इस बार अदर इनकम भी चाहिए, मतलब IFS में कितना जाएगा, HP में कितना जाएगा, वहाँ से तुम लोग कर सकते हो। एक्सपेंडिचर साइड देखो तो सैलरी टू स्टाफ दिया हुआ है, स्टाइपेंड दिया हुआ है, इंसेंटिव्स दिए हुए हैं आर्टिकल्स को, ऑफिस रेंट बोला हुआ है, प्रिंटिंग स्टेशनरी बोला हुआ है, मीटिंग एंड सेमिनार के खर्चे बोले हुए हैं, परचेस ऑफ कार है तो ये असेट है तो देख लेना, रिपेयर मेंटेनेंस एंड पेट्रोल ऑफ कार है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पहले पे एंड के एडजस्टमेंट कर लेना। उसके अलावेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार इज 15% निकाल के दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स रिसीव फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन, मतलब कुछ गिफ्ट वगैरह क्लाइंट से मिला होगा, उसका कुछ अमाउंट दिया हुआ है, क्या होना चाहिए लेट्स सी। इंसेंटिव्स टू आर्टिकल असिस्टेंट रिप्रेजेंट्स 2 आर्टिकल असिस्टेंट फॉर पासिंग इंटरमीडिएट एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, 2 आर्टिकल्स को कुछ गिफ्ट दिया हुआ है। Repairs and maintenance of car include 2000 from the period of 1/10/2024 to 30/9/2025. Repairs and maintenance कुछ आगे के पीरियड का भी है। Salary includes 30,000 to computer specialist in cash for assisting Miss Purvi one professional assignment. कैश में सैलरी पे हुई है 10,000 के ऊपर। ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, जो फॉरेन टूर पेन करके आएगा 32,000 विद इन द नॉर्म्स ऑफ RBI। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे के रखा हुआ है, ये तुम्हारे कुछ काम का नहीं। NSC इन्वेस्ट किया है 10,000, ये तुम्हारे कुछ काम का नहीं। एडवांस टैक्स पे किया है, ये तुम्हारे कुछ काम का नहीं। तो 6th एडजस्टमेंट तक तुम्हें सॉल्व करना है, जिसमें मुझे हेड्स अदर हेड्स भी लगेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, एक आध दूसरा डाउट आना चाहिए, बाकी तो एकदम इजीली सॉल्व करते आना चाहिए। वहाँ पे अगर मार्किंग नहीं तो वहाँ पे करो, वहाँ पे मार्किंग है तो मार्किंग्स को रब करो और अपने बुक में तुम इसको प्लस माइनस करके मुझे IFOS, HP एंड PGP तीनों के आंसर दो, ठीक है। चलो और बड़ा कैश सिस्टम है, भूलना मत। पहले पी एंड के एडजस्टमेंट करो, फिर एडिशनल करो।
क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, एडिशनल क्वेश्चन 9, टोटल इनकम का क्वेश्चन नंबर 2, कैश बेसिस का क्वेश्चन है। चलो क्या है, 7:15 भी लेट हो गए। 7:15 इसलिए घटा था कि 7:15 तो चालू करेंगे। 7 की डाल देगा। टोटल इनकम का एडिशनल क्वेश्चन 9 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, कैश बेसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हें सॉल्व करने को दिया है, फिर साथ में करते हैं। करेंगे डिस्कस, करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इस पूर्वी वाला है, तुम्हारे वहाँ पे मार्किंग्स हो गए, तुम मार्किंग्स को क्रॉप कर दो। और आंसर्स देखो ही मत, बिल्कुल आंसर चेक नहीं करना है। चलो डन हो गया। एक एडजस्टमेंट साथ में करते हैं, ठीक है, तुम्हारा जितना हुआ है उतना हुआ है, इट्स ओके। पहली बात तो कैश सिस्टम है, कैश सिस्टम का मतलब वापस समझाती हूँ, उसका जो सिस्टम है वही पीजीपी में सॉल्व करते हैं। तो कैश सिस्टम में जो खर्चे उसने किए हुए हैं कैश बेसिस पे इन सेंस क्या, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। जैसे यहाँ पे एक एडजस्टमेंट डाल के दिया हुआ कि वो कुछ आगे के पीवाई का भी खर्चा अपने को नहीं फर्क पड़ता, अपन मर्केंटाइल बेसिस थोड़ी फॉलो करें, अपन कैश बेसिस कर रहे तो आगे का खर्चा रहो, पीछे का खर्चा रहो, इस पीवाई का खर्चा रहो, कैश पे किया है ना अपन, पेमेंट हुआ है ना, तो डिडक्शन मिलेगा। ये ईएडे में निकालेंगे कैश बेसिस में कि कुछ पीछे का पीरियड का खर्चा है जो इसमें इंक्लूडेड है, कुछ आगे का पीरियड का है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट इज कैश बेसिस। कैश बेसिस में सिर्फ पेमेंट मायने रखता है, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता है। ठीक है, देखते हैं इनकम साइड पे तीनों फीस तो ठीक ठाक लग रही है, बिजनेस का ही है, प्रोफेशन का ही, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, तुम्हारे हिसाब से इसका होगा क्या, लेस करेंगे और किधर लेके जाएंगे,
IFRS में पीजीएफपी से इसको हटा दो, ठीक है। इनकम फ्रॉम यूटीआई, इसको भी क्या करेंगे, लेस और लेके जाएंगे IFRS में। कुछ लोगों को लगता है ये एग्जाम है भाई, ये एग्जाम कुछ नहीं है। इनकम फ्रॉम यूटीआई टैक्सेबल है, IFRS में ही टैक्सेबल होता है, ठीक है। बहुत बार आता है ये क्रेडिट साइड में, तो ध्यान में रखना। इनकम फ्रॉम यूटीआई इज टैक्सेबल इन IFRS, लिखना है IFRS में जाके, तो IFRS में जाके लिख दो, इनकम फ्रॉम यूटीआई टैक्सेबल अंडर IFRS। ये एग्जाम वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। ऑनरेरियम रिसिव फ्रॉम वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर्स, क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 मैम इसको पीजीपी में ही रखो क्योंकि उसका प्रोफेशन है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 उसको IFRS में लेके जाओ। IFRS में जाता है, सैलरी के चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ है मे भी कि जो पेपर चेकिंग वगैरह के है, सैलरी के चार्जिंग सेक्शन में जाओ तो अपने बुक के सैलरी एड में जाओ, उसका चार्जिंग सेक्शन 15 उसमें है मेरे में कुछ तैयार एंड डेट के पॉइंट्स में किधर तो देखो तो मिल रहा है क्या, है ना। सेकेंड लास्ट पॉइंट बस वो IFRS में जाता है। ये भी पॉइंट IFRS में लिखना है तो लिख दो। जो चीज़ें आपको लगता है ना मेरे को पेपर में बैठ के कन्फ्यूजन होगा, वो डायरेक्ट IFRS में लिस्ट ही बना दो। चार्जिंग सेक्शन के बाद में ये लिस्ट बनाना चालू करो। पहला इनकम फ्रॉम यूटीआई बोला, IFRS में जाएगा। दूसरा ऑनरेरियम रिसीव फॉर आंसर पेपर चेकिंग। आपका कुछ भी प्रोफेशन रहो, आप टीचर रहो, आप नॉर्मल प्रोफेशन वाले रहो, पेपर चेकिंग का अगर अलग से कुछ मिल रहा है पैसा तो वो IFRS में ही लेके जाना है। तो यहाँ पे लेस होगा और तुम लोग लेके जाओगे IFRS में, ठीक है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट एंड लेट आउट, इसको यहाँ से लेस करना है, ये तो पक्का एक रेसिडेंशियल है। और किधर लेके जाओगे, HP में लेके जाएंगे बच्चों। चलो इतना तो डर लगता है। P&L में एडिशनल एडजस्टमेंट के पहले डेबिट में क्या क्या है, सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टाइपेंड टू आर्टिकल असिस्टेंट बराबर है, हाँ उसका प्रोफेशन तो उसके प्रोफेशन के खर्चे, बिजनेस के खर्चे जैसा है। आर्टिकल असिस्टेंट मतलब कुछ नहीं, एम्प्लॉइज जैसे ही होते हैं, तो इनका खर्चा जो है वो डेबिट हुआ है। इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट, इंसेंटिव का मतलब है बोनस वगैरह कुछ दिया होगा, आगे ये खर्चा है, इसको कुछ कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं। ऑफिस का रेंट है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, मीटिंग वगैरह के खर्चे है, ठीक है। परचेस ऑफ कार है, क्या करें इसको ऐड, और क्या निकालेंगे इसका डेप्रिसिएशन, परफेक्ट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कार है, ठीक है, ये तो चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। म्यूनिसिपल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, देखो बिजनेस का नहीं है खर्चा, तो इसको क्या करेंगे अपन ऐड। डेबिट है ना बच्चों, तो डेबिट नहीं होना चाहिए था, डेबिट किया है तो इसको ऐड बैक करो। और इसको कहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का रेट 15% दिया हुआ है, बताओ डेप्री कितना आता है। अच्छा पुट टू यूज का रेट नहीं दिया तो क्या अज्यूम करोगे, पूरे साल के लिए, तो 80,000 का 15% कम्स टू 12,000 का डेप्री नीचे अपने को लेस करना पड़ेगा। एडिशनल डेप्री का कोई विषय नहीं, रीजन बिंग की मैन्युफैक्चरर वगैरह कुछ है नहीं। वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स रिसीव फ्रॉम क्लाइंट्स इंक्लूड 10,500, क्रेडिट किया है क्या P&L में। वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स देखो, बोलो अगर आपको बेनिफिट मिला है कोई क्लाइंट से, गिफ्ट मिला है कोई क्लाइंट से, तो पीजीपी में क्या करते हैं उसको क्रेडिट, वो इनकम है, चार्जिंग सेक्शन ही बोलता है। गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, बेनिफिट फ्रॉम क्लाइंट टैक्सेबल होता है पीजीपी में, ओके। तो इसको अगर टैक्सेबल करना है तो मतलब इनकम बढ़ाना है, इनकम साइड पे इन्होंने नहीं दे के रखा हुआ है, तो इसको ऐड कर दूंगी प्रॉफिट में, मतलब इनकम बराबर बढ़ जाएगा। Incentive to article assistants represent amount paid to 2 articles for passing CA intermediate in first attempt। यहाँ पे कुछ डेबिट करके रखा हुआ है इंसेंटिव, ये इंसेंटिव में 2 आर्टिकल को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने के लिए कुछ पैसे दिए हुए हैं, तो क्या करें उसका, कुछ नहीं बचेगा। बिजनेस रिलेटेड ना, जब तक रेवेन्यू खर्चा है, लीगल खर्चा है और बिजनेस रिलेटेड खर्चा है, सब चलता है। तो लीगल है, गिफ्ट देना वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं, रेवेन्यू खर्चा कोई कैपिटल खर्चा तो है नहीं, और बिजनेस प्रोफेशन का किया हुआ खर्चा है, तो इसका कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी किया ठीक ठाक किया हुआ है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2,000 फ्रॉम अ पीरियड दिस टू दिस। आइडियली तुम देखोगे तो 31 मार्च के आगे का पीरियड अपने पीवाई का नहीं, तो 6 महीने जो है वो 6 महीने का पीरियड अपना है ही नहीं, बट तदन मेरे को कैश मेथड में फर्क नहीं पड़ता है। कैश मेथड में आपने जब पेमेंट किया पूरा डिडक्शन, फिर वो पिछला पेमेंट है, आगे का पेमेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। पीजीपी में जाके एक नोट लिखना, नोट्स वाले साइड पीजीपी में जाके एक नोट लिखना। अगर क्वेश्चन कैश मेथड
अगर क्वेश्चन कैश मेथड का है तो अगर क्वेश्चन कैश मेथड का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ ईयर ऑफ पेमेंट एंड ईयर ऑफ रिसिप्ट चेक करो, सिर्फ ईयर ऑफ पेमेंट एंड ईयर ऑफ रिसिप्ट चेक करो। फुल स्टॉप। वो पेमेंट कॉमा रिसिप्ट, वो पेमेंट कॉमा रिसिप्ट कौन से पीवाई से रिलेटेड है इससे फर्क नहीं पड़ता है, कौन से पीवाई से रिलेटेड है इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फुल स्टॉप। इसके नीचे एक एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मेड ड्यूरिंग PY 24-25, मेड ड्यूरिंग PY 24-25 is equals to rupees 10,000, made during PY 24-25 is equals to rupees 10,000, full stop. However, half payment relates to PY 25-26. However, half payment relates to PY 25-26. First stop. How much deduction is allowed in PY 24-25? Question mark. How much deduction is allowed in PY 24-25? Question mark. कितना डिडक्शन दोगे रे? पूरा 10,000 है, 5,000 का कोई संबंध नहीं इसमें। आपने पूरा पेमेंट कर दिया ना साथ में तुम्हारे, तो पेमेंट से लेना देना। अगर कैश बेसिस है, ओके, आपने को आगे के साथ का पीछे के साथ का इससे लेना देना नहीं, नीचे एरो करके लिखना। इफ कैश बेसिस इज फॉलोड, कंप्लीट 10,000 इज अलाउड एज डिडक्शन। If cash basis is followed, complete 10,000 is allowed as deduction. ठीक है, ये छोटे छोटे टिप्स ध्यान रखो, काम में आएंगे। चलो आ जाओ। तो अपना जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है उसमें से 2,000 का जो खर्चा है वो अलग पीरियड का है। क्या करना है उसका? कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं। इस पीरियड में पेमेंट किया है ना, बस उससे लेना है। सैलरी में 30,000 पेमेंट है कैश में कोई एक प्रोफेशनल को। मेरे को बोलो गड़बड़ हुआ है। अच्छा, बच्चों को लगता है कैश बेसिस है मतलब फिर तो कितना भी कैश चलेगा। नहीं भाई, 48(3) यहाँ पे भी लगता है। कैश बेसिस है मतलब क्या? पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अप्रूवल बेसिस पे नहीं मिलेगा। तो आगे के पीछे के पीरियड के भी डिडक्शन अगर इस साल पेमेंट हो गया तो मिल जाएंगे। यहाँ पे गलती तो हुई है 10,000 वाली, तो 48(3) सेक्शन क्या बोलता है? 10,000 के ऊपर अगर आपने सिंगल डे सिंगल पे पर्सन को पेमेंट किया है तो उसको एड बैक कर दो। अपन कितने को एड बैक करेंगे? यहाँ पे 30,000 को एड बैक करेंगे। एड बैक क्यों? क्योंकि सैलरी में ये इंक्लूडेड है, तो ऑलरेडी 30,000 डेबिटेड, तो उसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा। तो 30,000 को अपन यहाँ पे एड बैक कर लेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में फॉरेन टूर का एक्सपेंस है तो रहने दो, फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया में टूर है, फॉरेन टूर है, ये एंड में निकालते हैं। इंडियन करेंसी है, फॉरेन करेंसी है, फॉरेन टूर है, अपन एक अजम्पशन लिख देंगे, अज्यूमिंग दैट इट इज अ बिजनेस टू, डिडक्शन हैज बीन अलाउड।
ठीक है। पर्सनल टूर माना हुआ है तो वो वैसे देते हैं जनरली, तो ऐसे पर्सनल के assumption है ना। हम लोगों ने बिजनेस टूर माना है, ये करके आप डिडक्शन ले लेना। मैम हमें लगा पर्सनल होगा तो लिख कर देंगे कि फैमिली को लेके गया था या खुद के पर्सनल ट्रिप पे गया था, तब तक कोई assumption लो मत, डिडक्शन मिल जाएगा, इसका कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। दैट्स इट, आंसर हो गया इधर खत्म, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करेंगे कितना एडजस्टमेंट बराबर आ रहा है, ठीक है। तो जितना एडजस्टमेंट है उतने मार्क का सम लेके प्रॉपर चेक करते हैं और फिर देखते कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। आ जाओ आगे। हाँ बाय द वे, एचपी में तुम लोगों ने जीए रेंट लिया, उसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस लेस किए, ये एनएवी आया, उसमें से 30% गए, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और आईएफओएस में 2-3 जो भी इनकम थे वो इनकम आनी चाहिए। तुम्हारा डिविडेंड था, इनकम फ्रॉम यूटीआई था, ऑनरेरियम था, ये 3 तुम्हारे गए होंगे आईएफओएस में, ठीक है। चलो आ जाओ। कुछ काम कर रहे हैं HP ज़्यादा है। पीजीपी की पहले बड़े बड़े संस्कार लेते हैं, फिर बाकी पे जाएंगे सैलरी वगैरह। ये तो नहीं रहा जी। ये क्वेश्चन नंबर 13 आज का होमवर्क माफ करो, अच्छा क्वेश्चन है। 40B वगैरह तुमने जो किया था ना वो कल डिस्कस करेंगे इसको। 13 क्वेश्चन को होमवर्क माफ करो। इसमें KCZ का कॉन्सेप्ट है, तो वही KCZ करके देख लेना एक बार, करके आना। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तुम लोगों को तो कल अपन करेंगे ये क्वेश्चन। आई थिंक इसमें सब अदर लेवल्स की KCP लिखने आता है। हाँ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। मिस्टर प्रमोद वाला क्वेश्चन है, तुम लोग ही रीड करोगे, तुम लोग ही सॉल्व करोगे। देखो 742 हुए, मैं 752 को उठवा दूँगी, ठीक है। 10 मिनट सिर्फ प्लस माइनस करूँगा और फिर एडजस्टमेंट वाइज मार्क्स देते हैं कितने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19।
हम्म हम्म उसके बाद एड करके लैपटॉप का पेमेंट दिए वो भी उसमें इंक्लूडेड है एडमिनिस्ट्रेशन एंड करके भी कर लगा मतलब मेरे को नहीं समझा 325 है पेड है में मतलब दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ही है अलग से लैपटॉप किधर है एंड 20 एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड 25,000 पेड टू डोनेशन एंड अ पेमेंट ऑफ लैपटॉप परचेज। हाँ उसमें इंक्लूडेड है, उसमें इंक्लूडेड है, दोनों चीज़ उसमें इंक्लूडेड है। चार मिनट बचे आउट। हाँ ठीक सिखा दो। 80G का रिक्वायरमेंट है, 80G सिखा दो फिर दो मिनट बचे। चलो जाने दो, हो गया हुआ के सॉल्व करके। ओके परफेक्ट। आ जाओ। P&L में अगर मैं चेक करूँ तो इसमें तो ट्रेडिंग में तो ऊपर ऊपर देखिए कुछ नहीं कर रहा है। P&L में जाए तो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉफिट, अभी एकदम इजी एडजस्टमेंट है।
चलिए यहाँ से लेस होगा और किधर जाएगा, HP में जाएगा। रेंट फ्रॉम फर्नीचर, ये क्या करें, IFRS लेस होकर IFRS में जाएगा। IFRS में क्यों, अगर HP का याद होगा तो कंपोजिट लेंडिंग करके कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर आप असेट को भी रेंट कर रहे हो और HP को भी रेंट कर रहे हो, दोनों सेपरेबल है, अलग अलग अवेलेबल है, तो HP का HP में जाने दो, बाकी अदर असेट का जो भी रहेगा वो IFRS में जाने दो, ठीक है। सैलरी है, रेंट टैक्सेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव और डेप्री है। डेप्री के बारे में कुछ नहीं बोला तो ये अकाउंट्स का मान के इसको ऐड बैक करेंगे, बाकी नीचे देखते हैं क्या डेटा दिया हुआ है, ओके। All sales are made by account पे चेक के वो थ्रू बैंक ट्रांसफर। बोलना क्या चाह रहे हैं कि जो भी रिसीट्स हुए हैं वो पूरे बैंकिंग के थ्रू हुए, बेसिकली बैंक का पैसा, ठीक है, नहीं तो कुछ काम का नहीं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स हैव बीन ओवर वैल्यू बाय 15,000 20,000, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। ओवर वैल्यू का मतलब है ज़्यादा दिखाना, तो जितना दिखाना चाहिए था उतने, उससे अपन ने 15-20,000 ज़्यादा दिखाया हुआ है। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, मुझे बोलो ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस का आइटम है या इनकम का आइटम है? एक्सपेंस आपने 15,000 से ज़्यादा दिखाया है, तो एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा, कम करना है एक्सपेंस को, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक। तो 15,000 को अपन ऐड बैक करेंगे कि भाई तुम लोगों ने 15,000 ज़्यादा डेबिट किया होगा ना, तो हम लोगों को इसका इफेक्ट बताना है, तो उसको रिवर्स करो, दैट इज ऐड बैक करो। 20,000 इनकम भी ज़्यादा दिखाया हुआ है, इनकम को 20,000 से कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेस। ये तुम्हारा ट्रीटमेंट होना चाहिए। वापस एक्सप्लेन करती हूँ कैसे सोचा। ओवर वैल्यू का मतलब है ज़्यादा दिखाना, तो एक्सपेंस भी, ओपनिंग स्टॉक भी ज़्यादा दिखाया है और क्लोजिंग स्टॉक इज इनकम, तो इनकम भी ज़्यादा दिखाया हुआ है, तो अपने को इसको रिवर्स करना पड़ेगा। एक्सपेंस ज़्यादा दिखाया है, एक्सपेंस को कम करना है तो एक्सपेंस को आगे कर दो, और इनकम ज़्यादा दिखाया है, इनकम को कम करना है तो इनकम को लेस कर दो प्रॉफिट में से। ऐसा एडजस्टमेंट अपन इसका यहाँ पे करेंगे। रेंट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड GST लायबिलिटी ऑफ 5,000 पेड ऑन दिस डेट, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक पहले होती है। रेंट्स एंड टैक्सेस पूरे डेबिटेड है, उसमें 5,000 अपन ने नेक्स्ट PY में भरा हुआ है, चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा। रीजन भी, अगर 37 सेक्शन में गए होंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट का डिडक्शन मिलता है, सब्जेक्ट टू क्या है, 43B। 43 का BV का मतलब क्या होता है, 31 जुलाई 2025 तक चलेगा भाई, रिटर्न ड्यू डेट की तक। अपना तो 31 में ही आ गया, तो यहाँ पे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा तो अच्छी बात है ना, आपने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिडक्शन लिया होगा। किधर दिया है ना, रेंट्स एंड टैक्सेस में इंक्लूडेड है, तो कुछ करो, बराबर करके रखा हुआ है। म्यूनिसिपल टैक्सेस फॉर लेट ऑफ प्रॉपर्टी 7,000 जो डेबिट हो गए हैं, होने चाहिए थे क्या, इसको क्या करेंगे यहाँ पे ऐड, और कहाँ पे लेस करना पड़ेगा, HP में जाकर रखना पड़ेगा लेस करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 25,000 पेड एज डोनेशन, जहाँ पे डोनेशन आए PGBP में क्या करते हैं, इसको ऐड बैक करेंगे PGBP में, लिख के रखा था ना, डोनेशन कोई भी हो PGBP में डिडक्शन नहीं मिलता है। हम ऐड बैक क्यों किया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में इंक्लूडेड है, तो डेबिट करके रखा हुआ है, डोनेशन डेबिट नहीं होना चाहिए, तो इसको अपन ऐड बैक कर देंगे। और नीचे 80G का है, वो तो छोड़ो, वो अभी नहीं लिखते। एंड द पेमेंट ऑफ लैपटॉप परचेस्ड ऑन दिस डेट थ्रू ट्रांसफर। लैपटॉप अगर कैपिटल एसेट है, डेबिट होना चाहिए था क्या, नहीं, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में लैपटॉप को भी डेबिट करके रखा हुआ है, इसको ऐड करेंगे और इसका डेप्री लेंगे, डेप्री निकाल कर देंगे 60,000 पे। अच्छा, ये पुराना परचेस है, इसको डेप्रीशिएट करके लाना पड़ेगा। 15/5/2022 को खरीदा था, तो उस साल का डेप्री लगाना। तुम लोग कौन से PY के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, PY 24-25 ही है, हाँ 24-25 ही है, निकालो चलो डेप्रिसिएशन। देखो PY 22-23 का डेप्री गया होगा, लैपटॉप है मतलब कितना परसेंट बच्चों, 40%, तो 60,000 में से 40% गया होगा, तो बचे कितने तुम्हारे पास, 36,000। ये लगा 22-23 का, फिर 23-24 का लगेगा इस पे वापिस 40%, बचे कितने 21,600, और अभी इस साल का लगेगा 40%, तो इस साल का 40% कम्स टू 8640 आंसर होना चाहिए। बच्चे सिर्फ डेट देखते, वो हाफ रेट के लिए ईयर ही नहीं देखते, इतना ध्यान रखो। पर PY 24-25 में, तो अपने को 22-23, 23-24 इनका डेप्री लगा के पहले ओपनिंग WT भी निकालना पड़ेगा, और उस पर अपन लगाएंगे इस साल का, मतलब 2 बार डेप्री लगेगा और इस साल का तीसरा डेप्री आएगा अपना 40%, 40%, और इस साल का भी 40%। ठीक है, कितने लोग का 8640 आता बराबर, और बाकी सब लोग क्या किया, फुल रेट चला, रेट 36,000 है।
डायरेक्ट 40%, 40%, 40%, तुम लोगों ने डेप्री नहीं लिया, वाह, तुम लोगों ने डेप्री नहीं लिया, हाँ सुजीत भाई, इस साल के लिए लिया 40%, ध्यान रखो डेट्स पे, अभी ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये 8640 आएगा, ये पीछे का था। आगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस में 30,000 इंक्लूडेड है, पेड इन कैश, गलती हुई है क्या? नहीं, ट्रांसपोर्टर को कितना पेमेंट अलाउड है? 35,000 का डिडक्शन लिया है, मिलना भी चाहिए, अपन कुछ नहीं करेंगे। लॉस हुआ है उसको सेल ऑफ इक्विटी पे विच वर परचेस्ड ऑन दिस डेट, क्या बताना चाह रहे हैं ये डेट से? शॉर्ट टर्म, एक साल के अंदर अंदर बेचे हुए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है जो इंक्लूडेड है क्या किधर? ही इंकर्ड लॉस, कुछ नहीं, तो इसको डायरेक्ट किधर लेके जाएंगे? सीजी में लॉस दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन इंक्लूड 1200 एज डेप्रिसिएशन ऑन ट्रेडमार्क रॉन्गली चार्ज एट द रेट 15%। अच्छा रुको, भी आएगा इसमें मजा, 2 मिनट। ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये 80,000 दिया हुआ है, ओके। अभी प्रॉब्लम क्या है, इसको एड बैक अगर मैं अकाउंट्स का समझ के कर लेती हूँ तो नीचे इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये लैपटॉप का इन एडिशन है, जो लैपटॉप का वहाँ पे इफेक्ट नहीं दिया डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 1200 बोला हुआ है जो गलत हुआ है, मतलब ये क्या बताना चाह रहे थे? 80,000 का डेप्री है ना, कितना है? हाँ 80,000 में से उन्होंने बोला है 1200 का जो डेप्रिसिएशन है ये रॉन्गली चार्ज हुआ है, 15% से निकला हुआ है, जबकि कितने टक्के से निकलना चाहिए? 25%। बाय द वे 1200 इज डेप्रिसिएशन, तो उन्होंने कैसे निकाला होगा पता है क्या? 1200 अगर 15% से निकाला हुआ है तो 25% का डेप्रिसिएशन कितना, जो कि आता है 8,000, कितना? 2,000। ये डेप्रिसिएशन किया ना तुम लोगों ने, अभी अपन क्या करेंगे समझो, 2 मिनट समझना। P&L में इफेक्ट क्या गया है? 80,000 डेबिट हुआ है, ठीक है। अभी 80,000 पहले मैंने पूरा एड कर दिया अकाउंट्स का समझ के, ठीक है। बाद में नीचे डेटा ढूंढती हूँ तो इनकम टैक्स का ऐसे अलग से कुछ डेटा नहीं है, सिर्फ उन्होंने इतना बोल दिया, इतना रॉन्ग हुआ है, मतलब बाकी राइट है, बचा कितना बाकी? 1200 अगर गए तो मैं बोलूँ 78,800, तो क्या करना पड़ेगा पता है? केस में 78,800 ही इनकम टैक्स का भी उतना ही आता है, ये अजम्पशन लेते हैं ICAI वाले। वो क्या अज्यूम करते, देखो एक वे क्या होगा, अकाउंट्स वाला पूरा एड करो और नीचे डिटेल्स दिए होते हैं, फिर वो डिटेल्स दिए तो अपन इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अपने पास अगर डिटेल्स नहीं है तो ऐसे माना जाता है जो अकाउंट्स का डेप्री है वही इनकम टैक्स का भी डेप्री है, तो आइडियली क्या होता है 80,000 ऐड करके 80,000 वापस नीचे लिस्ट कर देती, बट यहाँ पे उन्होंने बोला 80,000 में से 1200 गलत है, तो अपन क्या करेंगे पता है क्या? ये 80,000 को एड बैक किया, नीचे लेस करते वक्त ये 2,000 लेस करेंगे और ये 78,800 नीचे लेस किया जाएगा। बच्चे सिर्फ 2,000 पे ही फोकस करते हैं, ये 78,800 को भूल ही जाते हैं। कितना ध्यान रखना, पूरा अकाउंट्स का ऊपर एड बैक करना और नीचे इनकम टैक्स का बचा हुआ पोर्शन राइट है, मान के 78,800 को लेस करना है और 2,000 को आपको यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, या फिर अदर वे राउंड भी, यहाँ पे 80,000 को एड बैक करोगे मत आप स्टार्टिंग में करते वक्त ही, और नीचे लेते वक्त फिर इफेक्ट बराबर तुम लोग प्लेट, मतलब क्या होगा पता है कि इधर यहाँ पे 80,000 को एड बैक करेंगे ही, फिर नीचे जो भी इफेक्ट होगा सिर्फ इनका डिफरेंस का, मतलब ये 78,800 भी नहीं आएगा, इसका जो भी डिफरेंस का इफेक्ट वही आ जाएगा, और इसमें गलती होती है, ऐसे करो ही मत। बेस्ट ऑप्शन कभी भी क्या होता है, हमेशा एक ही मेथड फॉलो करना, P&L में जो डेप्रिसिएशन दिया है ना उसको हमेशा एड बैक करो अकाउंट्स का मान के, नीचे अगर डेप्री का डेटा नहीं है तो वापस उसको लेस किया जाएगा। अज्यूमिंग एक नोट लिखना पड़ेगा, वी हैव अज्यूम्ड दैट डेप्री एज पर अकाउंट्स इज सेम एज डेप्री एज पर इनकम टैक्स, यहाँ पे भी सेम किया अपन ने, जो भी 80,000 अपन ने निकाल के रखा हुआ है ना, 80,000 का जो बैलेंस पोर्शन बचा हुआ है वो बैलेंस पोर्शन में ये नोट लिखेंगे कि डेप्री जो बैलेंस बचा हुआ है वो इनकम टैक्स और अकाउंट्स का सेम है, इसे मान के हम लोगों ने नीचे लेस कर दिया, तो ऊपर 80,000 एंड नीचे 2,000 को लेस करेंगे और 78,800 को लेस करेंगे, तो टोटल नीचे डिडक्शन आता है 80,800 का और ऊपर एड बैक होता है 80,000 का, तो नेट इफेक्ट अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ डिफरेंस का इफेक्ट आया है, ये 1200 और 2,000 का जो डिफरेंस है, तो 800 एडिशनली आपको लेस करना चाहिए था नीचे, ठीक है, एक अच्छा एडजस्टमेंट था। आगे ई डिपॉजिटर 50,000 इन PPF, ये ATC का डिडक्शन है पता होगा तो, और एक ATD का डिडक्शन है, नहीं लाइफ इंश्योरेंस सॉरी ये भी ATC का ही है, तो ATC में 1,10,000 का आपका रिडक्शन आएगा। नीचे ही पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, अगर ये ATE का अलग सेक्शन है रिडक्शन का, ये छोड़ देती हूँ मैं, इतना
44 AD 6%, 8%, याद करो बच्चों थोड़ा। बोलो क्या करते हैं 44 AD में, किस पे फोकस करते हैं मुझे बोलो। रिसिट्स पे, तो रिसिट्स है अपने पास, किस पे फोकस कर रहे हो तुम लोग, 70,80,000। पहले तो ये सोचो क्या वो 44 AD में जा सकता है, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, बिजनेस वो एजेंसी वगैरह का कुछ नहीं है तो चल जाएगा, अपने टर्नओवर भी 2 करोड़ के अंदर अंदर है, तो अपन 6%, 8%। मेरे को बोलो ये फर्स्ट लाइन अभी काम में आएगी क्या। उन्होंने बोला बस सब की सब सेल्स वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू ही है, तो पूरे पे अपन कितना टक्का ले लेंगे, 6%। तो तुम्हारा आंसर एज पर 44 AD कितना आता है, 70,80,000 पे 6% कम्स टू परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं 3 नज़र से बोला था, एक नॉर्मल जो अपन ने सॉल्व किया, एक 44 AD और एक 115 BSc, तीनों में से जो मोस्ट बेनिफिशियल है वो आपके यहाँ पे एडवाइस करना है, इसी तरीके से करना। अच्छा क्वेश्चन था, चलो आ जाओ। तो ये देखो 44 AD में बहुत ज़्यादा लगता नहीं है तुम लोगों को यहाँ पे, 44 AD में बस एक बेसिक प्रोविजन लिख के आपको डायरेक्टली आंसर निकाल के देना होता है। यस, कम टू क्वेश्चन नंबर 20। ये आपने किया हुआ है मेरे हिसाब से, इट इज़ नॉट कंपनसेटरी इन नेचर, ये बुक में किया हुआ है, कुछ जगह पर क्या सेम क्वेश्चन किया है आपने मॉडल। इसमें अदर हेड्स ही जाते हैं, हाँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 करोगे तुम लोग सॉल्व पूरा, 10 मिनट लो, 8 5 मिनट है, 8:15 तक, ठीक है। अगर लास्ट टाइम जो फालतू मिस्टेक्स की डेट वगैरह वाली ये मिस्टेक्स नहीं करते ना अभी। P&L नहीं है, बट P&L का इंफॉर्मेशन रिलेटेड है तो P&L में एडजस्टमेंट किए हुए हैं ना, सब देखो प्रॉपर लिंक दिए।
5 मिनट हो गए, 5 मिनट बचे। दो मिनट बचे। हाँ। चलो हो गया है, कर रहे हो। कितना का सॉल्व करके हो गए? ओके, बाकी लोग कितना है? करेक्ट।
चलो आ जाओ, पढ़ते हैं एक एक चीज़ करके देखते हैं। मिस्टर रमेश इज एन ऑथराइज्ड होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। उसका ट्रेडिंग P&L का एनालिसिस देख के रखा हुआ है। नेट प्रॉफिट तो चलो इधर से स्टार्ट करेंगे। ये इनकम क्रेडिट हुए है, ठीक है। ये 3 इनकम में से सबसे पहला रेंट रिसीव्ड क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं तो क्या करेंगे, लेस पर लेके जाएंगे HP में। इनकम टैक्स रिफंड, बाय द वे इसका इफेक्ट समझ लो। मैंने 100 रुपये तुम्हें खर्चने के लिए दिए, खर्चने के लिए भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये तुम्हें दिए और वो 100 रुपये तुम लोगों ने मेरे को रिटर्न दे दिए, तो ये मेरा इनकम थोड़ी होता है। मेरे को ही मेरे मिले हुए पैसे इनकम टैक्स रिफंड, मतलब मैंने ही दिया हुआ गवर्नमेंट को पैसा, गवर्नमेंट ने मेरे को ही मेरा पैसा रिटर्न कर दिया, ये मेरा इनकम नहीं है, इतना ध्यान रखना। तो इनकम टैक्स रिफंड कोई भी हेड में नहीं जाता, उस पर का इंटरेस्ट जाता है उसमें, ओके। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड था, IFOS में लेके जाओगे। इनकम टैक्स रिफंड इनकम ही नहीं है, तो PGBP से हटाओ और किसी भी हेड में लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ PGBP से हटाओ। ये जनरली लोग IFOS में लेके जाते हैं, बट इट इज़ नॉट एन इनकम, उस पर का इंटरेस्ट पड़ा तो IFOS में जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है 2.5 लाख, यहाँ से लेस होगा और कहाँ पे लेके जाओगे, IFOS में लेके जाओगे। परफेक्ट। अभी एक एडजस्टमेंट पढ़ती हूँ, मैं जिसको पूछोगे वही बताए। रेट्स एंड टैक्सेस डेबिटेड टू P&L इंक्लूड 1000 paid towards late filing of IT return for AY 24-25 under section 234F of the Income Tax Act। हाँ, ये मैं कोई बता दो, ये वाला इफेक्ट क्या सोचा तुम लोगों ने, कोई आगे बताओ। ऐड करेंगे, क्यों ऐड करोगे? इनकम टैक्स ऑप्शन नंबर 1। मैम ये इनकम टैक्स है, मैम ये इनकम टैक्स का इंटरेस्ट है, मैम ये इनकम टैक्स का पेनल्टी है, ये तीनों भी नहीं, ना ही इनकम टैक्स है, ना ही इनकम टैक्स का इंटरेस्ट है, ना ही इनकम टैक्स का पेनल्टी, ये फी है, इतना ध्यान में रखना। तो इसका डिडक्शन इनकम टैक्स में मिलता है। ये किधर एडिशनल नोट्स में लिखना है तो लिख के रखो, 234F का फी भरते हैं, ना वो पेनल्टी है, ना वो इंटरेस्ट है, ना वो से, तो इसका डिडक्शन मिलता है। ये समथिंग एडिशनल जो आपको पता नहीं होगा, या कुछ एडिशनल है, लिख के रखो नोट्स में। फी अंडर सेक्शन 234F लेट फाइलिंग जो करते हैं ना कर लेते हैं, उसका फी है। फी अंडर सेक्शन 234F is allowed as deduction, is allowed as deduction। इसका लॉजिक भी ध्यान में लो, ना ये टैक्स है, ना ये इंटरेस्ट है, ना ये पेनल्टी, ये फी है, इसका डिडक्शन मिलता है। इन्होंने डिडक्शन लिया है, अपन ने भी लेना चाहिए। आइडियली सब लोगों ने एडवाइस ही किया होगा इनकम टैक्स सोच के, तुम्हारे लिए तो ठीक हो, बट अब आगे से रखना रखना, इसका डिडक्शन मिलता है, तो इन्होंने लिया है, अपन कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सैलरीज डेबिटेड टू P&L इंक्लूड 35,000 पेड ऑन अ सिंगल डे बाय वे ऑफ कैश टू हिज अकाउंटेंट। इसका पेमेंट, इसका मेथड अच्छे से पता है, क्या करना चाहिए अपन ने, एड बैक 48 में 10,000 के ऊपर पेमेंट हुआ है। इंटरेस्ट ऑफ 1,20,000 पेड ऑन लोन ऑफ 10 लाख टेकन फ्रॉम NBFC। आउट ऑफ लोन अमाउंट ऑफ 2 लाख वॉज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस और बैलेंस बिजनेस पर्पस का था। TDS डिडक्ट नहीं हुआ है इंटरेस्ट पे करते वक्त। इंटरेस्ट ऑफ 1,20,000 डेबिटेड टू P&L। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या क्या गलतियाँ हैं? सबसे पहली गलती क्या बोलोगे तुम लोग, पर्सनल पर्पस वाला। मेरे को ये बता सकते हो क्या 1,20,000 के इंटरेस्ट में कितना पर्सनल पर्पस का इंटरेस्ट है? 24,000। अपन ने निकाला 1,20,000 10 लाख का इंटरेस्ट है, तो 12% का रेट है, तो 2 लाख पे 12% मतलब 24,000 का इंटरेस्ट पर्सनल है। पहले तो 1,20,000 डेबिट हुआ है, तो 24,000 तो फॉर श्योर एडबैक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बचा हुआ 1,20,000 में से 24 गए, तो 96,000 बिजनेस पर्पस का है। इस पे TDS डिडक्ट नहीं हुआ है। अभी क्या करें? हाँ 40 का क्या, अपन पेमेंट किसको कर रहे हो चेक करो। पेमेंट किया जा रहा है NBFC को, तो बेसिकली रेसिडेंट पर्सन है जिसको ऑल पेमेंट्स किए जा रहे हैं, तो 40A1 है जो बोलता है अगर आपने पेमेंट करते वक्त TDS डिडक्ट नहीं किया होगा तो कितना डिसअलाउ होता है 30%। तो होगा क्या, अच्छे समझो, मैं पूरा इफेक्ट बताती हूँ तुम लोग। 1,20,000 डेबिट हुआ है, सबसे पहले तो अपन 24,000 को एडबैक कर देंगे पूरा की पूरा, ठीक है, क्योंकि ये तो पर्सनल पर्पस था, ये तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए। बचे 96,000। 96,000 बिजनेस का था, ये डेबिट होना चाहिए था, बट इसमें एक गलती हो गई कि इस पर TDS डिडक्ट नहीं किया, तो इसका 30% एडबैक होगा। तो 30% आता है 28,800।
तो अपन 28,800 भी डेबिट करेंगे, तो ये 2 डेबिट होंगे एक ही एडजस्टमेंट में। एक 24,000 पर्सनल पर्पस का करके एड बैक किया, और जो बिजनेस पर्पस का बचा उसमें से ही अपन ने 30% यहाँ पे एड बैक करना चाहिए था। ठीक है, डबल स्टार मार्क करना, अच्छे एडजस्टमेंट। आगे एक सेकंड रुको, जाओ तो 2 मिनट। सेक्शन नंबर 194A है मेरे हिसाब से, TDS में 2 मिनट। गो टू सेक्शन 194A। मिलेगा तो नहीं, वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर देन सिक्योरिटीज वाला बोलो, मैं उसका हेडिंग है मिला का पर्सनल बँकला आपण जे लोनचे दिले तर त्यामध्ये TDS आपल्याला कमी करावं. हां वही जसे आपण इंडिव्हिज्युअलकडे जाणार हां. 1 करोड हां. 50 क्रॉस वाला हाँ ते तो पुढे कळालं नाही. हाँ, तो अपने को यहाँ पे बैठ के चेक क्या करना है, पहले ये सेक्शन लगता है ये चेक करो। वो 194A वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर डिडक्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ कितना दिया हुआ है TDS 10% दिया हुआ है, और नीचे लिस्ट दिया हुआ है कि किस किस पे TDS डिडक्ट नहीं होता। वो लिस्ट में हम किधर भी फॉलो नहीं करते। आप पे सेविंग बैंक है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स का रिफंड है, फिर उसमें भी लिमिट्स दिए हुए हैं, कुछ 40,000 50,000 लिख के दिया हुआ है, अपन उस पर फॉलो ही नहीं करते। अपना जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए TDS डिडक्ट किया। तो आईडी इस पर क्यों लगेगा, पहले ये सोचना चाहिए कि ये TDS डिडक्ट होगा क्या। अपन सिंस कोई भी नीचे के एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा है तो अपना TDS डिडक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरा रहता है और अपन एक्सेप्शन में फॉल करते तो TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो 30% डिसअलाउ भी नहीं होता। तो फर्स्ट चेक TDS की जरूरत है क्या, TDS की जरूरत है तो फिर, और नहीं किया हुआ है तो ही 30% यहाँ पे डिसअलाउंस होगा। तो अपन चेक क्या करते हैं, कोई एक्सेप्शन में फॉल कर रहे हैं क्या, एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहे तो TDS डिडक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। नॉर्मल इंटरेस्ट वाला हो गया। म्यूनसिपल टैक्सेस 10,000 के दिए हुए हैं, पेड फॉर द बिल्डिंग डेबिटेड टू P&L। P&L में पर्सनल खर्चा दिख रहा है मेरे को, तो 10,000 को ऐड बैक कर देंगे, बाकी अपन क्या है? अच्छा आधा है, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, रिमेनिंग इज लेट आउट। ठीक है, तो 10,000 में से 5,000 डेबिट होना चाहिए था, 5,000 नहीं होना चाहिए था, 5,000 को ऐड बैक कर देंगे, बाकी अपन लिखेंगे आगे। क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 40,000। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है, कम दिखाया है। अच्छा, इनकम है क्लोजिंग स्टॉक मतलब, ऐसे सोचो इनकम को कम दिखाया है तो इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। इनकम को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड 40,000 को ऐड किया जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड इंक्लूड्स 2,000 टुवर्ड्स द इंटरेस्ट। गुड, अब ये 2,000 का क्या करेंगे, आईएफएस 2,000 ही आईएफएस में जाएगा। तो यहाँ से पीजीपी से लेस होते हुए पूरा इनकम टैक्स रिफंड लेस करेंगे, मतलब 15,000। बट आईएफएस में सिर्फ कितना जाने वाला है, 2,000 ही जाएगा। इंटरेस्ट जाता है, अभी बताया मैंने। एन अमाउंट ऑफ 45,000 चेक से पे किया, ठीक है, ये तो 80D का डिडक्शन है, 25,000 का ले लेंगे। एडवांस टैक्स इतना पे हुआ है, ठीक है। हाफ ऑफ द बिल्डिंग बिजनेस पर्पस की है, ठीक है। ही सोल्ड अ वैकेंट लैंड, हे भाई ये तो सीजी है, ये बताओगे तुम लोगों को कितना आता है सीजी। इंडेक्सेशन नहीं होगा क्योंकि 23/4/2024 के डायरेक्ट आंसर बोलो। आई डोंट नो, मैं नहीं सॉल्व करती उसको। आइडियली यहाँ पे दोनों मेथड नहीं होने चाहिए था, ये गलत है वे ऑफ सॉल्विंग, ये गलत आंसर इधर किया हुआ। आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक में ये गलती नहीं लगाई, इन्होंने क्या गलती की है बिल्कुल बोल दो। ये दोनों में से सॉल्व करके लोअर यहाँ पे लेते, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे विदाउट इंडेक्सेशन ही आएगा, टैक्स पे हम दोनों का कंपैरिजन होगा। तो मैं आइडियली बोलूँ तुम्हें विद इंडेक्सेशन ये तो करना ही नहीं, ये दिखाना ही नहीं है। तुम लोग क्या करोगे, ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर 3/11 आता है। अच्छा हाँ सॉरी 11 लाख सीजी आता है, तो अपने आप टोटल इनकम में 11 लाख ही आएगा। आप जब ये इनका गलत हुआ है, ये यहाँ पे 3/11 नहीं आना चाहिए। अब ऐसे कोई भी आंसर चेक करो उसमें ऐसे नहीं रहेगा, 11 लाख ही मिल रहे हैं। तो 3/11 कट करके यहाँ पे 11 लाख दिया जाएगा, टोटल इनकम भी बढ़ेगा, उस पर टैक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, टैक्स में सिर्फ फिर तुम लोग जो भी करके टैक्स आएगा उस पर कैलकुलेशन करने वाले हो। ओके दैट्स इट, आंसर हो गया खत्म, कुछ नहीं हुआ इसमें। ओके, तुम्हारा Jan 26 का ITP आया है। ITP में नहीं सितंबर का है तुम्हारा Jan 26 का ITP आया। अज्यूम किसी ने अभी तक स्कूल में किया होगा तो वो इस पर लेके जाते हो 2 मिनट।
सीजी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और टीडीएस पूछा है, मैच्योरिटी प्रोसेस ठीक है, सैलरी नॉन रेजिडेंट। एक क्वेश्चन नंबर 8 करना अपने को, जो इसमें ज़्यादा पीजीपी नहीं है बट दूसरे चैप्टर से थोड़ा वो रिविजन होगा, उसके साथ 44 AP प्रोफेशनल स्किल्स क्या पूछा है। हाँ चलो पहले ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सिर्फ पीजीपी का क्वेश्चन है और तुम्हारे आगे तो आगे क्वेश्चन जनरली अच्छे हो गए तो अच्छे क्वेश्चन बनेगा। क्या बोल रहा है मिस्टर वैभव रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 46 ईयर्स देके रखा हुआ है, engaged in the business of plywood and sculptures, maintains his books of accounts under section 44 AB। मतलब क्या बोल रहे हैं, AB कौन सा है, टैक्स ऑडिट वाला, वो टैक्स ऑडिट करवाता है, ऐसे बोला हुआ है ठीक है। ये फॉलोज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, रिटर्न ऑफ इनकम रेगुलरली फाइल करता है, उसका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 51,42,000 का आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग फॉलोइंग आइटम्स ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर वैभव हैड टेकन प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम अ लॉयर इन रिलेशन टू बिजनेस डिस्प्यूट, लीगल फीस 1 लाख थी, टैक्स डिडक्ट हुआ है बट टाइम पे डिपॉजिट नहीं हुआ है, टीडीएस लेटर ऑन डिपॉजिट किया है 15 नवंबर 2025 को। मेरे को ये पूरा आंसर तुम्हारे साइड से राइट चाहिए। वैभव हैड renovated his office by engaging in the services of his brother as the existing office premises had become very old and required refurbishment. The total payment made for renovation was 2.5 lakh, which is reasonable to the extent of 10 lakh. Okay? He purchased goods worth 30,000 from a micro enterprise on March 2025. According to written agreement between them, payment to be made by 5th April. However, his payment was made on 15th April. Depreciation as per P&L 13,67,000. Additional information, restructuring agreement with बैंक किया हुआ है, बैंक ने उसका अनपेड इंटरेस्ट 6 लाख का न्यू इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करके दिया 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मार्च में पे हुआ है। वैभव ने एंटायर 6 लाख का डिडक्शन दिया हुआ है, ये 43B वाला है ठीक है, पढ़ के देना आप इसका आंसर मेरे को। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स का निकाल के दिया हुआ है 12 लाख, उसने 5 लाख टीयर 1 एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, 5 ईयर टर्म डिपॉजिट 1.5 लाख का है, उसने 90 एडिशनल एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय किया हुआ है जिनका ये पेमेंट है, रेगुलर एम्प्लॉइज आरपीएफ में करते हैं, कैजुअल एम्प्लॉइज आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। मिस्टर वैभव ने स्कल्पचर्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट्स अक्वायर किए थे जनवरी 2015 में 1,80,000 के लिए। लेटर ऑन 23-24 में उसने स्कल्पचर का बिजनेस चालू किया तो उसने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जिसका एफएमवी वगैरह दिया हुआ है। सब्सिक्वेंटली उसने सेल किया स्टॉक इन ट्रेड को। नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर कन्वर्जन, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम। और मुझे एक्चुअल में टोटल इनकम ही चाहिए इसमें, मतलब जितने हेड्स हैं जितने डिडक्शंस है, ओपन बुक सॉल्व कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीजीपी ट्राई करो खुद से करें, डिडक्शंस और सीजी का जो आगे का वर्जन है वो बुक आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो आपके सामने, ये ना मैं ग्रुप पे ही शेयर कर देती हूँ पीडीएफ, तो आप शांति से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, 15 मिनट लो, प्रॉपर सॉल्व करके रखोगे। इसमें अपने को ये नहीं चाहिए कोई भी प्रेजेंटेशन, बस राइट आंसर चाहिए। चालू कर दो, तब तक पढ़ना, मैं तब तक शेयर करती हूँ।
ये ऐसे शेयर ही नहीं हो रहा है। फोन ही हैंग हो गया इसके अच्छा डालना क्या चाहिए आ गए देखो सॉल्व करो प्रॉपर्ली। पीजीबीबी छोड़ के बाकी डॉक्यूमेंट्स दे देती हूँ आपको ढूंढने के लिए थोड़ा इंडिपेंडेंट रहेगा। ये देखो दिस इज 43B। ये 43B में आपको मिलेगा एक स्टडी मटेरियल का इसी टाइप का क्वेश्चन है स्टार पॉसिबल इसमें इंपॉर्टेंट था। दिस इज 43B। दिस इज डिडक्शन में 80C ठीक है ढूंढ लेना। ये 80JJAE वाला पार्ट है ओके। फिर ये तो नीचे CJ वाला पार्ट है ठीक है चलो आओ।
फिर 115 BSc करेंगे और फिर 115 BSc और दोनों हिसाब से टोटलिंग ऑफ क्वेश्चंस। चलो क्या विषय काय जेवा कितना टाइम चाहिए ये भी जे बाकी पीछे भी एडजस्टमेंट हो गई 5 मिनट लो 8:45 तक करो फिर डिस्कशन चालू करते हैं तुम्हारी आर्टिकल क्वेश्चन
एक एक एडजस्टमेंट को चेक करते चलो। स्टार्ट 51,42,000 से। उसके आगे क्या किया 1 लाख का, मेरे को बोलो तो। क्या किया 1 लाख का? एक एक को नाम लेके पूछना पड़ेगा। सुमित भाई क्या किया? 30,000 ऐड किया, बराबर किया क्या? क्योंकि वो टाइम से डिपॉजिट नहीं हुआ है ना 31 जुलाई तक, तो उसका 30% अपन ने एड बैक कर दिया। 30,000 को एड बैक करना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट अनरिजनेबल जितना पेमेंट है, कितना अनरिजनेबल है? 1 लाख। इसको एड बैक किया होगा तुम लोगों ने, ठीक है? हाँ, थर्ड का बोलो भाई। रिटर्न अग्रीमेंट अगर होगा तो टाइम से पेमेंट होना चाहिए। टाइम से पेमेंट नहीं हुआ है ना, तो जिस पीवाई में पेमेंट किया है उस पीवाई में डिडक्शन होता है। कौन से पीवाई में पेमेंट किया है? पीवाई 25-26, अपन पीवाई 24-25 में इस बार डेबिट किया हुआ है, तो पूरा की पूरा पेमेंट को क्या करना पड़ेगा? ऐड। ये तीनों एडजस्टमेंट राइट होने ही चाहिए, ठीक है? इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, डेप्रिसिएशन P&L वाला 13,66,000 इसको किया ऐड। नीचे इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन किया लेस। मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन ए का कोई इफेक्ट बता। बच पढ़ा क्या तुम लोगों ने 43 भी? उसके नोट्स में किधर तो भी मिलेगा तुम लोगों को। जाओ तो 43 भी में 2 मिनट वो सिखाती हूँ क्या है। आ जाओ। ये देखो, ये वाला where interest payable on loan has been converted into loan, it shall not be deemed to be interest is paid off. Interest shall be allowed as deduction only in the PY in which such installments are paid. मतलब क्या? जैसे मैंने 5 लाख का लोन लिया, उस पर 50,000 का इंटरेस्ट है, ठीक है? अभी ये जो 50,000 का इंटरेस्ट है ना, ये मेरे से पे नहीं किया जाएगा। तो मैंने बैंक को क्या बोला, आप एक काम करो, मेरा लोन ही कितने का कर दो अभी? 5,50,000 का। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट किस में कन्वर्ट हो गया है? लोन में कन्वर्ट हो गया है। और अभी मैं इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करूँगी। बट ये इंस्टॉलमेंट्स पे करने का मतलब ऐसे नहीं होता है इंटरेस्ट पे कर दिया। क्वेश्चन में आप 2 मिनट क्या किया उसने देखा। एज पर रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है लोन को कुछ चेंज किया है तुम लोगों ने। द बैंक हैज कन्वर्टेड अनपेड इंटरेस्ट ऑफ 6 लाख इनटू अ न्यू लोन। आपका आइडियली इंटरेस्ट था 6 लाख, जो आपने अभी लोन में कन्वर्ट कर लिया। और लोन कितने टप्पे में पे करने वाले हो? 20 इंस्टॉलमेंट्स में पे करने वाले हो। पहले इंस्टॉलमेंट अपन ने इस साल पे कर दिए, ठीक है? वैभव ने पूरे 6 लाख का डिडक्शन लिया हुआ है। डिडक्शन कितने का लेना चाहिए था? सिर्फ वही इंस्टॉलमेंट का जिसका पेमेंट हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे 1 मतलब 6 लाख डिवाइड बाई 20 कितना आता है? 30,000। डिडक्शन लिया है 6 लाख का। डिडक्शन कितने का लेना चाहिए था? 30,000 का। तो कितना एड बैक करेंगे अपन? 5,70,000 को एड बैक करेंगे। डेप्रिसिएशन तो लेस होने ही वाला है। ये इसका क्या किया है? सी एडजस्टमेंट का NPS मतलब 80 CCD में गए या 80 C में गए? 80 C। Tier 1 अगर लिखा हुआ है तो 80 C हमेशा ध्यान में रखना। तो 80 C में 50,000 और 80 C में 1.5 लाख। तो एक्चुअली 2 लाख का रिडक्शन है, बट अपन लिमिट लगाते, कितने का लिमिट लगाते? 1.5 लाख। 80 ये का आंसर है। भाई तो 25,000 के ऊपर का कट ही हो जाएगा। तो क्या क्या कट हो जाएगा? देखिए, ये रहेगा विषय नहीं, ये रहेगा विषय नहीं। कैजुअल एम्प्लॉइज यहाँ पे जो आते हैं ये 2 बचे। ये भी है, ये भी है, ये भी है। कैसे है? ये 2 कैजुअल भी इस वजह से है, ये 25,000 के ऊपर इस वजह से है। तो यही बचा 24,000 × 12 × 20 कितना करें? × 30%। 24,000 12 महीने का सैलरी 30% करती है। तो ये तुम्हारा रिडक्शन आना चाहिए 80JJA का, ठीक है? 80JJA का मतलब जो एडिशनल एम्प्लॉइज होते हैं उनका रिडक्शन मिलता है। उसमें जो RPF में पार्टिसिपेट करते हैं वो मिलता ही नहीं। तो ये रहेगा 25,000 के ऊपर इसकी सैलरी को भी नहीं मिलता। तो अपने पास ये बचा 24,000 करना है × 12 महीने, ये फैक्ट्री से काम कर रहा है, × 20 से × 30% का रिडक्शन आपकी 90JJA। इसके बाद जाते हैं
में कन्वर्ट किया है ना, तो इफेक्ट किधर किधर देंगे? ध्यान दो, कैपिटल एसेट यहाँ पे कॉस्ट लेते हैं, यहाँ पे बीच में लेते हैं एफएमवी, और यहाँ पे लेते हैं सेलिंग प्राइस, यहाँ पे होगा कन्वर्जन, और यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया जाएगा। ध्यान में रखना, जब स्टॉक इन ट्रेड बेचा जाता है तभी सीजी आता है और तभी पीजीबीपी भी आता है। ठीक है, कैसे आता है ध्यान दो, इतना जो पोर्शन है ये रहेगा सीजी और इतना जो पोर्शन है ये रहेगा स्टॉक इन ट्रेड। अभी मेरे को हेल्प करो, कॉस्ट कितना दे के रखा है? अरे मेरे पास नहीं, बोलो तो मेरे को कॉस्ट। एफएमबी 3,50,000 सेलिंग प्राइस। अच्छा 2 मिनट, मेरे को ईयर्स भी बोलो, कॉस्ट का ईयर कौन सा है? पीवाई। कॉस्ट का 14-15, कन्वर्जन का और सेल का। अभी तो अच्छे से समझो, पीजीबीपी का पोर्शन तो इजी है, पीजीबीपी में इतना जाने वाला है जो कि जाएगा, सेलिंग प्राइस है 5 लाख, 5 में से 3.5 लाख गए। इस साल अपन पीजीबीपी में मतलब प्रॉफिट में ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 1.5 लाख ऐड कर लेंगे, ये दोनों का डिफरेंस। सीजी में कितना जाएगा अच्छे से देखना। बाय द वे ट्रांसफर का पीवाई देखा जाता है, टैक्स भरे ही आप सेल में भरोगे, बट ट्रांसफर कन्वर्जन में हुआ था। एग्जैक्ट डेट बोलो तो ट्रांसफर का कब कन्वर्ट हुआ है? 10 जून 24। ये ट्रांसफर का डेट है बच्चों। तो मुझे बोलो इंडेक्सेशन होगा या नहीं होगा? इंडेक्सेशन होगा। क्या लिया जाएगा? सेलिंग प्राइस एफएमवी लिया जाता है। एफएमवी कितना दे के रखा हुआ है? 3.5 लाख। इसमें से कॉस्ट जाएगा 1,80,000। 1,80,000 डिवाइड बाय 14-15 कितना सी है? 240। एक सेकेंड, अभी इसको कौन से पीवाई तक लाना है? 23-24 तक लाना है या 24-25? 23-24 ट्रांसफर का वही पीवाई है। टैक्स बाद में भरोगे बट इंडेक्सेशन 23-24 तक ही होगा। 23-24 का क्या है? 348। तो इंडेक्स करके आंसर कम्स टू कितना? 2,61,000। तो तुम्हारा कैपिटल गेन कम्स टू कितना आता है? 89,000। ये किधर जाएगा तुम्हारा? सीजी में जाएगा। इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 89,000। ठीक है, ये तुम लोगों को करना था। तो 89,000 ये साल पीवाई 24-25 में सीजी में भी लेके जाओगे, और पीजीबीपी में कितना टैक्सेबल कर रहे हैं अपन? 1.5 लाख को टैक्सेबल कर रहे हैं। आई थिंक खत्म हो गया ना क्वेश्चन। ओके, दैट्स इट। आंसर दिखा देती हूँ तुम लोगों को एक बार, चेक कर लो तुम्हारे एडजस्टमेंट वाइज तुम लोगों ने ऐसे किया है। आ जाओ, ये देखो 51,42,000 से किया अपन ने, डिप्रिसिएशन को ऐड किया, प्रोफेशनल सर्विसेज वाला 30% ऐड किया, 1 लाख रिनोवेशन का ऐड कर दिया, फिर ये 30,000 का पेमेंट इस पीवाई का नीलेज पीवाई का वो ऐड कर दिया, 5,70,000 जो एडिशनल दिया उसको ऐड कर दिया, और 1.5 लाख पीजीबीपी में मैंने जो बोला पीजीबीपी का इफेक्ट आएगा वो ऐड कर दिया। इसमें डिप्रिसिएशन लेस हुआ। सीजी में ये सीजी आया 89,000, अपना ये जीटी आया है 1.5 लाख का एटीसी आया। कंट्रीब्यूशन तो एनपीएस कितना? टियर 1 वाला लिया है क्या उन्होंने? क्या एनपीएस था पर 2 मिनट देखते तो एनपीएस का, और एटीजेजे यही अमाउंट आएगा तो एटीजेजे का ये आंसर आया हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या होगा तुम्हारा 50,000 का फर्क रहेगा मेरे हिसाब से। 43, 49 या 43, 99 शुड बी द आंसर, 99 शुड बी द आंसर। ठीक है, इसके नीचे टैक्स निकालना है। टैक्स कैसे निकाला? 2 मिनट बस बता देती हूँ। इन्होंने 20% ही लिया। क्यों 20% लिया? कंपेयर नहीं किया नीचे लोअर वगैरह? पहले था ना 23 जुलाई के, तो पहला अगर होगा 23 जुलाई के ट्रांसफर तो उस पर 20% दे दिया जो भी आया, बाकी सब स्लैब रेट से यहाँ पे गया, और जो भी आया उस पर 4% का ऐड हो गया। ठीक है, इन्होंने एएमटी भी कैलकुलेट किया। एएमटी का डिस्कस करके, एएमटी होता क्या है काफ़ी लोगों को डाउट होता है उसमें। एक एसईजेड एएमटी का दोनों डिस्कस कर लेंगे, और 105 बीएससी, तो फिर मेजर पार्ट खत्म हो जाएगा। एएमटी से कभी भी करके रखा हुआ है, वो एएमटी अपन देखेंगे बाद में। एटीजेजे का लिखा हुआ है, दैट्स इट। एटीसीसीडी का देखने दो बस, ये क्या किया है इन्होंने। अच्छा,
2 मिनट डिडक्शन करो, थोड़ा डिडक्शन 80C करो, 80C का लास्ट एडिशन देखो, सबसे लास्ट एडिशन वहाँ पे टीयर 1 एनपीएस लिखा हुआ है, सबसे लास्ट एडिशन नहीं टीयर 2 है, टीयर 2 है क्या? वहाँ पे काम करो, 80CCD में आओ, 80CCD जो रहेगा वो 80CCD के ब्रैकेट में लिखना, टीयर 1 एनपीएस, ये 2 है ना तो 80C में डालते, अदरवाइज 80CCD में डालते। टीयर 2 80C का है, टीयर 1 एनपीएस लिख देना, 80CCD के वहाँ पे लिखना टीयर 1 एनपीएस, ठीक है? फिर 80CCD आना चाहिए, 80CCD 1 में 1B या फिर नहीं 2 में एम्प्लॉयर का जाता है, एम्प्लॉय का 1 और 1B में जाता है। तो 80CCD 1 क्या बोलता है 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलेगा, आपको 1.5 लाख के टोटल में आता है, तो 1.5 लाख ऑलरेडी अपना 80C में एग्जॉस्ट है, इसके अपने 1B को यूटिलाइज किया, ठीक है? तो एम्प्लॉय खुद मतलब बंदा खुद कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो 80CCD 1 और 1B है, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो 80CCD 2, या फिर एम्प्लॉय मतलब वो बंदे ने खुद ने कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसलिए स्टार्टिंग की सेक्शन में डालते हैं, ठीक है? चलो आज के लिए इतना काफ़ी। कल अपन क्या क्या करने वाले सुन लो, 115 BAC करेंगे, SEZ वाला प्रोविजन करेंगे, AMT वाला प्रोविजन करेंगे, और कुछ करवाने वाले दो, हाँ 80G करना है, ठीक है? तो कल का ये टारगेट रहेगा, फिर क्लियर होता जाएगा, ठीक है? टुवर्ड्स एंड ऑफ बैच है, और तुम्हारे कुछ रिक्वायरमेंट्स है तुम्हारे को बोलो तो वैसे अपन ले सकते हैं। चलो आज के लिए इतना काफ़ी। आज क्या करोगे वो बोल देते हो, फिर अपने TDS का सेशन भी ले लेंगे आज। एक पूरा सेशन आप क्वेश्चन सॉल्व हाँ आज करना 192, 192A और 193 स्टार्ट करके 3 सेशंस, ठीक है? एक सेशन TDS का ले लेंगे।